हिंद, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएलएस स्टडी जेन में। हम क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 नंबर 1 विज्ञान और मापन। इसके पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। अगर वह 2 लेक्चर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उस लेक्चर को देखेंगे तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जाकर उस पहले लेक्चर को देखें। इसके पहले हम क्या पढ़े थे, तो मापन के विभिन्न पद्धतियाँ पढ़े थे, जैसे CGS, FPS, MKS, SI यूनिट। SI यूनिट का बैठक कहाँ हुआ था, फ्रांस में कब हुआ था, 1960 ईस्वी में। उसमें माप तौल पर हुआ था। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, पदार्थ की मात्रा यानी मोल को कब जोड़ा गया, 1973 ईस्वी में SI यूनिट में 14वां संशोधन करके पदार्थ की मात्रा को जोड़ा गया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम व्युत्क्रम राशि से व्युत्क्रम मात्रा कैसे निकाला जाता है वह पढ़ने वाला है। और इसके पहले हम आपको एक चीज पढ़ाए थे कि मानक उपसर्ग का होता है। मानक उपसर्ग, जब व्युत्क्रम मानक राशियों का मान बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, उसको छोटा में करने के लिए मानक उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो मानक उपसर्ग जैसे पूछतेगा 10 के पावर 3 का होता है तो किलो होता है। 10 के पावर -9 का होता है तो आपका नैनो होता है। 10 के पावर -6 का होता है माइक्रो होता है। तो इस सब को आप याद कर लीजिएगा तो आपको 11th में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि व्युत्क्रम राशि से व्युत्क्रम मात्रा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो टॉपिक बनाइएगा, व्युत्क्रम राशियों से व्युत्क्रम मात्रक प्राप्त करना कैसे किया जाता है। तो देखिए, हम बताए थे आपको कि व्युत्क्रम राशि का होता है जौन राशि मूल राशि से मिलकर बना होता है। हमको मूल राशि आपको भी बताए थे, मूल राशि कब होता है, 7 होता है। द्रव्यमान, समय, लंबाई, दूरी। लंबाई और दूरी का एक ही होता है मीटर। ताप होता है, विद्युत धारा होता है, ज्योति तीव्रता होता है, पदार्थ की मात्रा। यह सब आपका मूल राशि है। और इसी राशि के से मिलकर का बनता है हमारा व्युत्क्रम राशि। तो व्युत्क्रम राशि में एग्जाम्पल में हमको आपको नोट्स में मिला होगा कि उसका एग्जाम्पल हम दिए थे एगो बल। और बल के पहले हम पढ़ लेते हैं उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी होता है। तो क्षेत्रफल का, हम किसी भी चीज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। जैसे हम आयत का किसी भी क्षेत्रफल, किसी भी का क्षेत्रफल हम लिखते हैं तो उसके अंत में स्क्वायर लगाते हैं ना, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। उसमें रहेगा क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का क्या होता है, मात्रक m होता है। और चौड़ाई का भी मात्रक m होता है, क्योंकि चौड़ाई भी एक दूरी है, दूरी में मापा जाता है। और दोनों मिलकर का हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर और मीटर में गुना कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर। अगर इसका CGS मात्रक पूछेगा तो क्या लिखिएगा, CGS मात्रक में लंबाई का मात्रक का होता है सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। वही हम आयतन ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल व्युत्क्रम राशि। तो आयतन ये हमारा का प्राप्त हो गया व्युत्क्रम मात्रक। यह भी क्या हो गया इसका व्युत्क्रम मात्रक। ठीक है, तो इसी तरह निकालिएगा। ऐसे ही हम आयतन देते हैं। आयतन का क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो क्या होता है लंबाई चौड़ाई, शॉर्ट में लिख लेते हैं, गुने ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक का होता है, अभी पढ़े थे m, चौड़ाई का m, ऊंचाई भी एक दूरी है, ऊंचाई भी एक लंबाई है, तो इसका भी m। तो 3 गो m है तो इसका क्या हो जाएगा q। यहाँ पे 2 गो था तो इसका स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा q हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तो इसका CGS मात्रा पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा, खाली सेंटीमीटर लगा देंगे। इस तरह हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं हम कहाँ है मिट करने वाले। ठीक है, तो इस तरह अब हम देखते हैं आयतन। आयतन का हो गया। अब देखते हैं हम दाब। नोट्स दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ओके।
तो दाब बराबर का होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो पहले हमारा बल का मान पता होगा तबे ना हम दाब निकालेंगे। तो पहले बल का निकाल के देखते हैं। तो बल यानी एफ, बल को एफ से डिनोट किया जाता है, या हम आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाएंगे, यानी बल तथा गति के नियम में। तो एफ बराबर होता है हमारा द्रव्यमान, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम बताए थे, तो द्रव्यमान मूल राशि है, यानी एसआई मात्रक। एसआई, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक का होता है केजी। बहुत बढ़िया। त्वरण का क्या होता है हमारा? त्वरण का फॉर्मूला पढ़ाएंगे सेकंड चैप्टर में। तो उसका होता है वेग बटा समय। वेग भी हमारा व्युत्क्रम मूल राशि नहीं है। देखिए, वेग को 7 में वेग था नहीं था, समय था, लेकिन इसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि हम व्युत्क्रम राशि को कहाँ से प्राप्त करते हैं? व्युत्क्रम मूल मात्रक से। ठीक है, तो के जी वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो इसका लिखेंगे विस्थापन, क्योंकि वेग हमारा मूल मात्रक नहीं है। तो वेग विस्थापन बटा समय। समय विस्थापन का होता है, विस्थापन होता है, मान लीजिए यहाँ से हम चले वहां पर गए और फिर वहां से लौट के इसी बिंदु पर आ गया, तो हमारा विस्थापन शून्य कहलाता है। यह सेकंड चैप्टर में पढ़ना है विस्थापन का है। ठीक है, तो विस्थापन भी एक दूरी है, कहा कि यहाँ से यहाँ के गए तो कुछ भी दूरी तय किए होंगे ना, तो दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो केजी मीटर। और समय का तो आप जानता ही है, सेकंड। ठीक है, केजी मीटर का मीटर, सेकंड का सेकंड स्क्वायर, दूगो एस है तो सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब केजी इसको लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको पर कहा जाता है। ठीक है, पर यानी इसको बट्टा, यानी एस स्क्वायर बट्टा में। इसको और एक तरीका से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? इसको क्या किया जाता है कि केजी मीटर एस के पावर। तो आप पूछेगा सर ये आप क्या लिख दिए? तो कभी भी बट्टा में होगा कोई भी नंबर, मान लेते हैं हम के पावर 2 है। ठीक है, ये 9th में मैथ में पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसको लिखा जाता है, ऊपर जाता है तो उसका पावर माइनस में हो जाता है। क्या हो जाता है? इसे पूछ देंगे के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ा जाता है। अब चलिए हम देखते हैं, ये हो गया। अगर हम सीजीएस मात्रक पूछे तो कैसे लिखिएगा? सीजीएस तो का किया जाता है केजी। तो केजी का सीजीएस में क्या होता है? द्रव्यमान का हमारा ग्राम होता है, तो जी लिख देंगे। ठीक, और दूरी को हम काफी में लिखते हैं सेंटीमीटर में सीजीएस में। सेकंड का टाइम का वह रहता है सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारा सीजीएस मात्रक हो गया। अब चलते हैं हम दाब। तो दाब हमारा पूछ रहा है, ऊपर हमारा बल है, तो बल का हमारा मात्रक का निकल के आया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के नीचे हमारा चल जाएगा कि ना सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे बट्टा में, तो यहाँ पे भी बट्टा में, तो सेकेंड हमारा नीचे चला जाएगा। और क्षेत्रफल का हम निकाले थे, क्या निकला था? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, एगो मीटर से कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? केजी सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर, क्योंकि यहाँ पे दूगो था, एगो कट गया, एगो बचा। अब क्या लिखेंगे है जो केजी मीटर के पावर 1 और बट्टा फिर सेकेंड का पावर -2, इस तरह लिखेंगे, या लिखेंगे केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हम लिखते हैं। ओके, अब चलते हैं, ये दाब का भी निकल गया। तो आपको हम उम्मीद है कि आपको व्युत्क्रम राशि से क्यों व्युत्क्रम मात्रक प्राप्त किया जाता है वो आपको समझ में आएगा। इसका सीजीएस आप निकाल के देख कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इसका सीजीएस क्या होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक। अब पूछिएगा सर सब लिख के मिटा दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन कैसे हम नोट करेंगे? तो इसके लिए आपको नीचे एगो लाइन दिखा रहा होगा, उस पर नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो उसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको इधर से भेज दिया जाएगा चैप्टर 1 का नोट्स, और जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे आपको नोट्स भेजा जाएगा। ठीक है, इसका चिंता आप न कीजिएगा।
अब चलिए हमारा अब दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक ही था, अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब का होता है वायुमंडल में वायु द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब। किसके द्वारा दाब लगाया जाता है? वायु के द्वारा। तो हमारा तो वायु में हर एक जगह हवा बढ़िया अलग अलग होता है, हर जगह वायु का दाब अलग अलग होता है। लेकिन समुद्र पर वायुमंडल दाब 1 एटीएम लगाता है। 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम, इसको एटीएम से डिनोट किया जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको एटीएम से डिनोट किया जाता है। तो समुद्र पर कितना दाब लगाता है? वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटीएम। ठीक है, 1 एटीएम। तो 1 एटीएम, तो 1 एटीएम तो हमारा समुद्र पर कितना होता है? 1 एटीएम। ठीक है, इसको पूछेगा वायुमंडलीय दाब का मात्रक का होता है, तो पास्कल होता है। ठीक है, तो 1 एटीएम बराबर होता है 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, समझ में आया होगा कितना होता है? 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, इसको लगभग में लिखा जाता है, लगभग में 10 के पावर 5 पास्कल। इसको आप जेहन में एकदम उतार लीजिए कि 1 एटीएम बराबर कहाँ होता है? समुद्र के सतह पर, जिसे सामान्य ताप भी कहा जाता है। तो इसको हम बगल में नोट कर लेते हैं। 1 एटीएम बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो हमारा 1 एटीएम बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब समझ में आया। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायु के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्र के सतह पर कितना होता है वायुमंडलीय दाब? 10 के पावर 5 पास्कल। अगर 1 एटीएम में पूछेगा तो 1 एटीएम होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरा का पढ़ते हैं टॉपिक। तीसरा नंबर का होगा हमारा? तीसरा नंबर ताप होगा। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक का होता है पास्कल। दाब का भी होता है पास्कल। यहाँ पे जो लिखे थे केजी बटा मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसको पास्कल भी कहा जाता है। और पास्कल किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम। तो बताए थे कि पास्कल में पी से डिनोट कीजिए या पीए से, या छोटा अक्षर में, और उसका नाम वैज्ञानिक का लिखते नाम समय सबको छोटा अक्षर में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ताप हमारा है। तो ताप जानते हैं, किसी वस्तु को गर्म किया जाता है उसी को ताप कहते हैं। किसी वस्तु को हीट किया जाता है, हीट दूसरा चीज है और टेम्परेचर ताप दूसरा चीज है। ठीक है, ताप पहले देखते हैं। तो ताप का ऐसा ही मात्रक पहले देखते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और दूसरा का सीजीएस मात्रक। देखिए, इसका पहला मात्रक था, पहले बहुत पहले मात्रक था इसका केल्विन, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन इसको बाद में बदल के इसका केल्विन कर दिया गया। तो अब हो गया है एसआई मात्रक इसका केल्विन, इसका एसआई मात्रक का हो गया है केल्विन, और सीजीएस मात्रक क्या हो गया है? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, जिसे लगभग में लिखा जाता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान होता है 273.15 केल्विन। डिग्री कभी भी केल्विन के साथ लगेगा? नहीं लगेगा। इसको हम नियम में 6 के नियम में पढ़ाए थे कि केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता है, सेल्सियस के साथ डिग्री लगता है और फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री लगता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान कितना होता है? 273.15 केल्विन। क्यों? क्योंकि गुना को आसान करने के लिए, न्यूमेरिकल जब बनाया जाता है तब इसको आसान करने के लिए यह इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको हम बगल में यहाँ पे हम तो मिटा दिए। 1 एटीएम बराबर क्या होता है? 1 एटीएम बराबर 10 के पावर 5 पास्कल, और इस 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273 केल्विन लगभग में। ठीक है,
अब देखते हैं पानी के बारे में। पानी का ताप दो प्रकार का होता है। ताप का एथी होता है, एगो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है। तो गलनांक, जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर दे उसका गलनांक कहते हैं उस पदार्थ का, और जिस टेम्परेचर पर वह उबलना शुरू कर दे उसको हम क्वथनांक कहते हैं। समझ में आएगा होगा कि क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर वह उबलना शुरू करे उसे क्वथनांक कहते हैं, और जिस ताप पर वह गलना शुरू करे उसे गलनांक कहते हैं। तो पहले पानी का देखते हैं। तो पानी का क्या होता है? पानी का क्वथनांक। तो हमारा ताप का 3 गो मात्रक होता है। वो केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, वो फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का क्वथनांक होता है 373.15 केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता। फिर पानी का अगर हम सेल्सियस में लिखेंगे तो कितना होगा? डिग्री से सेल्सियस निकालना बता दे कैसे निकलता है। अगर 0 से डिग्री 373 केल्विन दिया है तो इसका सेल्सियस में कैसे निकलेगा? तो केल्विन के लिए सेल्सियस निकालने के लिए इसको घटा देते हैं। 373 में से एग्जैक्ट लेके चल रहे हैं, इसको एग्जैक्ट हम नहीं मानते हैं, यहाँ से घटा देते हैं। 273 घटा देंगे तो हमारा सेल्सियस निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हमारा निकल गया। सेल्सियस का मान कितना निकल गया? 100। वैसा ही हम पूछ दे कि केल्विन, अगर हमको 10 डिग्री सेल्सियस दिया है तो उसको केल्विन में कैसे निकालेंगे? तो उसको हम आगे पढ़ाते हैं कैसे उसको टेम्परेचर, इसके आगे उस केल्विन में रिलेशन दिखाएंगे, फ़ारेनहाइट में रिलेशन दिखाएंगे, डिग्री सेल्सियस में रिलेशन दिखाएंगे। तो चलिए हम आगे इसके पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे हम पढ़, तो इसका सेल्सियस में होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम देखते हैं मनुष्य के बारे में कि मनुष्य का सामान्य ताप क्या होता है। जिससे हम अभी खड़े हैं, हमारा कोई रोग नहीं हुआ है, कोई हमारा देह में दुख दर्द कुछ नहीं है, तो हमारा सामान्य ताप क्या रहेगा? उस समय हमारा सामान्य ताप का, कोई सुनते होंगे कि उसको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो गया है, 37-38 डिग्री सेल्सियस उसको फ़ारेनहाइट बुखार हो गया है, तो उसको कैसे समझते हैं? तो मनुष्य का सामान्य ताप होता है केल्विन में 310 केल्विन, और अथी में सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98 या 97 लगभग इतना ही रहता है। देखते हैं मनुष्य का सामान्य ताप क्या रहता है। इसको हम पूरा नोट्स में देंगे। नोट्स में ये सब पूरा रहेगा, एकदम सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ, हैंड वाला। ठीक है, तो उसमें होगा आपको फिजिक्स का केमिस्ट्री एकदम आपको एकदम इजी लगेगा। उस नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा। तो मनुष्य का सामान्य ताप क्या होता है? केल्विन में 310 केल्विन, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता। फिर उसका डिग्री सेल्सियस में क्या होगा आपका? 37 डिग्री सेल्सियस। कैसे? हम अगर फ़ारेनहाइट इस बार से निकाल दे, 273 में 37 जोड़ेंगे तबे ना 310 आएगा। 37 जोड़ेंगे तो 310, फिर 30 31 आ गया ना केल्विन में। तो इसी तरह निकलता है, एकदम ईजी होगा। ठीक है, निकालना। ये 11th में भी पढ़ाता है लोग, एक दिन लगा देता है इसको सिखाने में। आपको यहीं पर सीख लीजिएगा, 11th में दिक्कत नहीं होगा। चलिए फ़ारेनहाइट में देखते हैं। तो फ़ारेनहाइट में होता है 97 या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो पूछता है देखिएगा हमारा अभी शरीर का टेम्परेचर होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, ये हो गया। अब हम देखते हैं ताप का कंप्लीट हो गया। अब पूछेगा यहाँ से बहुत भी जो सवाल आता है कि किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, तो इसको एकदम नोट करके लिखिएगा दिमाग में कि 40 - 40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इसको। जब सब जितना लिख रहे हैं इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा ऊर्जा तथा ऊष्मा का मात्रक। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल। कैलोरी कहा जाता है कि वह 10 कैलोरी 100 कैलोरी का भोजन है। 100 कैलोरी उस फूड का क्वालिटी है, उससे को खाइएगा तो आपको 1000 कैलोरी का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, ऊर्जा तथा ऊष्मा का मात्रक। ताप हो गया, अब हमारा क्या होगा, ऊर्जा तथा ऊष्मा। इसको बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक। तो ऊर्जा का होता है और ऊष्मा का होता है। कभी भी हम दौड़ते हैं तो हम कुछ ऊर्जा खपत होता है ना, ठीक है। हम दौड़ लेते हैं बहुत, 1000 किलोमीटर 100 किलोमीटर दौड़ते हैं। 100 किलोमीटर थोड़े ना होगा जी, 100 मीटर होगा। 100 किलोमीटर बहुत दूर हो गया। 100 मीटर दौड़ते हैं या 300-400 मीटर दौड़ते हैं तो हमारा कुछ ऊर्जा खपत होता है, कुछ ऊर्जा। यानी हम कहते हैं कि हमारा 1 जूल एनर्जी खत्म हो गया, 2 जूल एनर्जी खत्म हो गया, तो उसका होता है 100 कैलोरी हो गया। तो ऊर्जा तथा ऊष्मा दोनों का ऐसा ही मात्रक समान होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो दाब का ऐसा ही मात्रक इसका एगो हम आपको कॉपी पर सब का ऐसा ही मात्रक लिख के दे देंगे, नोट्स में सब रहेगा, ठीक है। तो इस ताप, ऊर्जा तथा ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है हमारा, जूल, ठीक है। एकदम इसको डाल दीजिए। लेकिन दोनों का सीजीएस मात्रक बदल जाता है। इसका सीजीएस मात्रक हो जाता है आपका कैलोरी, और इसका सीजीएस मात्रक हो जाता है आपका अर्ग, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा आपका कि ऊर्जा तथा ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा, ऊष्मा से ही ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है, ना कि ऊर्जा से ऊष्मा का निर्माण होता है। इतना भी आप ध्यान रखिएगा। कैलोरी, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी, और ऊर्जा तथा ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक दोनों का स्वयं जूल होता है। अब पढ़ते हैं कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है, ना कि हम पढ़ेंगे 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, ना कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है, ठीक है। तो ऊर्जा ऊष्मा आपको समझ में आया होगा, दोनों का सीजीएस ऐसा ही मात्रक ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा या ऊर्जा तथा ऊष्मा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम 1 जूल बराबर कितना होता है, एक भले 1 कैलोरी बराबर, एक कैलोरी बराबर होता है 4.16 या 4.116 मान लेते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्ट माना जाता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर का होता है 4.2, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान होता है 4.16 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, 4.2 जूल, लेकिन एग्जैक्ट मान 4.186। इसको परीक्षा में पूछता है, बड़ा बड़ा एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपको उसमें आसान पड़ेगा। यही चीज कंपटीशन में पढ़ाई होता है, लेकिन उसका थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, इसी में थोड़ा सा आउट उठ के पढ़ना पड़ता है, लेकिन बेस यही रहता है। तो इसको आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए कहा जा रहा है नोट्स लीजिए, ठीक है। तो एक कैलोरी बराबर का होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान 4.16 जूल। इसको ध्यान में रखिए। अब पढ़ते हैं मेन टॉपिक यहाँ पर है सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं, इसको सबको मिटाना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फारेनहाइट में संबंध। तो इसका संबंध बहुत इजी तरीका में हम बताते हैं। पहले डिग्री सेल्सियस -0/7 ये लिखा जाता है। फिर ये सब वैज्ञानिक ने निश्चित किया है, ये हम और आपने निश्चित नहीं किया, ये सब वैज्ञानिक बहुत पुराने समय में इसको निश्चित किया गया। डिग्री सेल्सियस -0/7, और फारेनहाइट के लिए होता है डिग्री फारेनहाइट -32/180, और केल्विन के लिए होता है केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता है, केल्विन -273/7।
अगर यहीं से आप रिलेशन सब में ज्ञात कर सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट, तो उसको हम ज्ञात करने के लिए यहाँ से हम रिलेशन पहले किसका बनाएंगे, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध, डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध। तो इसमें पहले हम संबंध देखते हैं, ठीक है। आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इसके बाद हमारा आपको सुमित सर केमिस्ट्री के ज्ञाता आपको वो पढ़ाएंगे चैप्टर, इसके बाद उस केमिस्ट्री पढ़ाई होगा। और इस फिजिक्स को खत्म करने के बाद ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा, वो भी फर्स्ट चैप्टर खत्म करेंगे, तो सेकंड चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे। और बायोलॉजी के लिए वही पढ़ाएंगे, सुमित सर पढ़ाएंगे, और हम मैथ पढ़ाएंगे 10th का, आपको 9th का मैथ आप जैसे हम पढ़ाएंगे, ट्रेंगल उरेंगल हम पढ़ाएंगे, वो आपको जितना थ्योरेटिकल होगा वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध, डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस वाला एक खाली लिखेंगे 1/100 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180, ठीक है। डिग्री के साथ 0 रहे चाहे ना रहे, फर्क को न पड़ने वाला है, लेकिन इसको डिग्री सेल्सियस इधर लिखेंगे। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लास 8 में पढ़ा होगा, इससे इसमें गुना किया जाता है, इससे इसमें गुना किया जाता है, तो 100 वहाँ पे गुना में जाएगा, इसको कोष्ठ में हम बंद करते हैं, इसको गुना में लिखते हैं, बट्टा में 180 कर देते हैं, ठीक है। अब जी 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार में 9 बार में, तो हमारा डिग्री सेल्सियस से अगर हमको फ़ारेनहाइट दिया होगा तो डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं 5/9। इस पर हम लास्ट में आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इसको डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 32, ये हमको निकल गया डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए। अगर हमको डिग्री सेल्सियस दिया होगा तो फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे उसको हम बताते हैं। तो कैसे निकालते हैं जी, यहाँ से खाली इसको इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस गुने इधर 5/9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9/5, ठीक है। और इधर हमारा क्या बचा, F डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 32। अब इस 32 इधर है, हमको फ़ारेनहाइट इधर खाली छोड़ना है, तो इस 32 को इधर भेजेंगे, उधर माइनस में है इधर प्लस में आ जाए, इसको एक साथ लिख देते हैं 9/5 डिग्री सेल्सियस अब प्लस 32। तो जब हमको फ़ारेनहाइट दिया होगा तो इसको सेल्सियस निकाल देंगे, और सेल्सियस दिया होगा तो फ़ारेनहाइट निकाल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसको, फिर वहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। इस सब आपको वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध। अब देखिए इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा इसी पर। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 1, और डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। अब चलते हैं, अब किस में संबंध होगा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध होता है। कभी भी फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध का उतना सवाल जवाब और सवाल नहीं रहता है, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध। तो पहले का लिखेंगे, डिग्री वाला लिखेंगे बट्टा 100 बराबर केल्विन वाला लिखेंगे बट्टा 100। देखिए तो दोनों का बट्टा में 100 है, कट जाएगा, काट देंगे। डिग्री सेल्सियस -0 बराबर K - 273। यहाँ पे शून्य का कोई मान जरूरत है नहीं, तो डिग्री सेल्सियस बराबर K - 273। ये हमारे डिग्री सेल्सियस है। केल्विन दिया होगा तो डिग्री सेल्सियस हम निकाल देंगे, अगर सेल्सियस दिया होगा तो कैसे केल्विन निकालेंगे, तो सेल्सियस ये प्लस वाला इधर आएगा तो 273 बराबर केल्विन। तो इतना ही हमको क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था, यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर इस सब का हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करवाएंगे, लेकिन फेस उसमें नहीं रहेगा, उसको आपको मोबाइल से स्क्वायरल कर करके उसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, जाके उसको ऑब्जेक्टिव को कीजिएगा, सब उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इस पर आपको हम सवाल करवाते हैं, इस दो फार्मूला पर। तो उस फार्मूला को उधर हम लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है K - 273, और जब सेल्सियस दिया होगा तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है।
तो हमने आज क्या पढ़ा, व्युत्क्रम राशि से व्युत्क्रम मात्रा कैसे निकाला जाता है। उसको निकालते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एगो व्युत्क्रम मात्रक नहीं रहना चाहिए। व्युत्क्रम राशि सबको पहले हम मूल मात्रक में तुरेंगे, मूल राशि में, उसके बाद हम उसका मात्रक निकालेंगे, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बल वाला याद रखिएगा, क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको फिर हम पढ़ाएंगे चैप्टर 3 में, ठीक है। तो ये हो गया। आपको सवाल कैसे दिया होगा, अगर दिया होगा केल्विन के मान 373 या मान लेते हैं 340, ठीक, इसको पूछेगा कि सेल्सियस में क्या होगा। 340 केल्विन दिया होगा, केल्विन का मान, कैसे इसको सेल्सियस में निकालेंगे। पहले सेल्सियस का फॉर्मूला है ना, तो क्या होता है डिग्री सेल्सियस बराबर के का मान के माइनस 273, के का के लिख लेंगे, के का मान का है 340 और माइनस 273 का निकल जाएगा। 10 में से 3 गया 7, फिर यहाँ पर 3 बचा तो 3 4 3 7 6 पहले, ठीक है। और यहाँ पे 2 का 2 बचा तो 0, तो हमारा निकल गया सी का मान। तो इसी तरह निकाला जाता है। तो यहाँ पे अगर केल्विन दिया होगा तो सेल्सियस निकल जाएगा, और अगर सेल्सियस दिया होगा तो केल्विन निकल जाएगा। और ऐसा ही हम अगर फारेनहाइट यानी सेल्सियस दिया होगा तो फारेनहाइट कैसे निकालेंगे, उसको हम बता देते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन देंगे, आप कमेंट कीजिएगा उसका आंसर कितना होगा। अगर डिग्री सेल्सियस, अगर हमको 100 डिग्री सेल्सियस दिया है तो उसको फारेनहाइट बराबर क्या होगा, डिग्री फारेनहाइट। तो वहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे हैं, तो डिग्री फारेनहाइट बराबर क्या होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया है, सेल्सियस कितना दिया है 100 दिया है, और प्लस 32 5 से 20 बार में, 9 दूनी का 18, 180 प्लस 32 तो 2 8 3 21 ना निकल गया। एकदम इजी है, आपको मान रखना है, खटक खटक निकलेगा। इसको कहा जाता है जब आउटपुट डालो इनपुट मिलेगा 11th पढ़ना, ठीक है, सेट में, ठीक है। आउटपुट डालिए, राहुल गांधी क्या कहते हैं, आलू डालिए सोना प्राप्त होगा, वही ना, इसमें नंबर डालिए आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हमको आपको सवाल 1 नंबर दिए हैं कि जब आपको फारेनहाइट दिया है, फारेनहाइट आपको 63 दिया है, 63 डिग्री फारेनहाइट दिया है, तो आपको सेल्सियस बराबर 8, ठीक है। और दूसरा नंबर आपको दिया है, इसको क्वेश्चन घर से करके लाना है। 1 नंबर आपको 98 डिग्री फारेनहाइट दिया है, तो इसका सेल्सियस में क्या मान होगा, डिग्री सेल्सियस का मान का होगा, ठीक है। और 2 नंबर आपको 540 डिग्री, केल्विन का साथ डिग्री नहीं लगता, तो 540 केल्विन दिया है, तो डिग्री सेल्सियस में मान का होगा। और 3 नंबर आपको 50 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो केल्विन में मान का होगा, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, पहले व्युत्क्रम राशि से व्युत्क्रम मात्रक कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बाद हमने ताप पढ़ा, उसके बाद हमने ऊष्मा पढ़ा, उसके बाद हमने वायुमंडलीय दाब पढ़ा। समुद्र के वायु सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, अगर पास्कल में पूछे तो 10 के पावर 5, अगर 1 केटीएम तो 1 केटीएम बराबर कितना होता है 10 के पावर 5 पास्कल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ताप पढ़ा, ताप का ऐसा ही मात्रक का होता है केल्विन, और सीजीएस मात्रक का होता है सीजीएस मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ऊर्जा पढ़ा, ऊष्मा, ऊर्जा ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूले होता है, लेकिन उसका सीजीएस मात्रक बदल जाता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक का हो जाता है कैलोरी, और उसका सीजीएस मात्रक का हो जाता है अर्ग। लेकिन और एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है 4.2 जूल, लेकिन एग्जैक्ट पूछेगा तो 4.16 जूल, ठीक है। और किस डिग्री सेल्सियस पर, किस डिग्री पर दोनों सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होता है, -40 डिग्री पर, ठीक है। और उसके बाद हमने तीनों में रिलेशन पढ़ा, ठीक है। देखिए इतना आपके लिए किए, 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो बन गया, ठीक है। और नोट्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया, एक खाली आप लेके देखिए, आप दोस्त से एकदम 1 नंबर पर क्लास में आइएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा तो 11th में कोनो दिक्कत ना है। 11th का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में मात्रक और मापन, यह चैप्टर हुआ है, ठीक है, यूनिट और मेजरमेंट। तो देखिए आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को एकदम ठोक डालिए, ठोकिए। और आपको जैसे हम पढ़ाएंगे आपको नोटिफिकेशन धड़ाक से ना आएगा, उसको एक खाली पढ़िए, आपको एकदम दिमाग में केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी ठूस दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ध्यान रखिए, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइबर कितना कम है, तो बढ़िया से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। बस एक खाली यूट्यूबर बनने दीजिए, आपको एकदम बढ़िया से पढ़ाया जाएगा एगो स्मार्ट बोर्ड लेके, ठीक है। धन्यवाद।